जय हिंद एवरीवन, वेलकम back to another video of Yodha Defense Academy. In today's class, we'll be studying about fundamental rights. आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बैच स्पेसिफिकली हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं जो अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर का जैसा कि आपको पता है जीडी का पहले अब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल्स होगा, तो जो अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास करके है। आज हम पॉलिटी के चैप्टर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को पढ़ने वाले हैं शुरू से। तो अभी तक के क्लास में हमने ये पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमारा कैसे बना है, संविधान बनने के बाद उसमें प्रीएम्बल था, उसको वो क्या होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम देश के बारे में बात करते हैं, देश के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं और उनकी बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं कि किस आदमी को भारत में कैसे नागरिकता दी जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो जैसा कि मैंने बताया, इधर दो, जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 12 क्या कहता है, ये देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बताए थे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, बोलो। कोई भी ऐसा बॉडी जिसके हाथ में पावर है, जिसको सरकार पावर दिया है, पुलिस, हॉस्पिटल, सरकार, खुद सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, आर्मी, कोई भी ऐसा बॉडी जिसके हाथ में पावर है वो उसका क्या आएगा, अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आएगा। समझ गए। अब ये स्टेट तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकता है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। सपोज करो कि राइट टू इक्वालिटी है तुम्हारे पास, तो ये स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम अगर नौकरी देंगे सिर्फ हिंदू को देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे, या सिर्फ क्रिश्चियन को देंगे, फलाना को नहीं देंगे। समझ गए। उसके बाद फिर आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, सरकार सपोज कोई लॉ बनाता है कल को, जो होता है कि फंडामेंटल राइट को वो लॉ वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। समझ गए। ओके, आगे आते हैं हम लोग आर्टिकल 14 पे। अब आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी का स्टार्टिंग होता है। अब हम जैसा कि बताएं राइट फंडामेंटल राइट्स में 6 तरह के राइट्स हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद फिर है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके बाद फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है तुम्हारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो क्या था, लास्ट क्लास में बताए थे, राइट टू प्रॉपर्टी था ना, कि किसका, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट से इससे हटा दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अभी सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे, थाला फॉर अ रीजन। खैर, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। ठीक है, अब ये राइट टू इक्वालिटी है क्या? मतलब ऐसा है कि कानून के नजरों में सब बराबर है, लेकिन बराबर सिर्फ वो है जो एक जैसा है। समझ गए। सपोज करो अब इसमें 2 प्रोविजन आता है, एक आता है तुम्हारा इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब तो ये हुआ कि कानून के नजरों में सब बराबर है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि सिर्फ बराबर के लोग ही बराबर हैं। सपोज करो कि हम हैं और तुम हैं, हम लोग दोनों एकदम नॉर्मल हैं, बॉडी से, फिजिक्स से, सब चीज नॉर्मल है, तो हम लोग दोनों एक हैं कानून के नजरों में। लेकिन हम हैं और कोई विकलांग आदमी है जो कि देख नहीं सकता है, कोई ऐसा आदमी है जो कि बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग दोनों बराबर नहीं होंगे कानून के नजरों में। समझ गए। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समझ गए कि सिर्फ जो बराबर के लोग हैं वही बराबर होंगे। आर्टिकल 14 समझ गए, राइट टू इक्वालिटी। समझ गए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी आदमी, आप लोग से भी, जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सबसे भी ये निवेदन है कि साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे सारे आर्टिकल्स और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। वीडियो हो तो पॉज करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर समझ में ना आए तो प्लेबैक करके वापस से देख लेना। ओके, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 मेंशन करता है कि आर्टिकल 15 मेंशन करता है कोई भी आदमी को डिसेबिलिटी फेस ना करना पड़े। डिसेबिलिटी मतलब भेदभाव। ठीक है, किसी भी आदमी को धर्म, कास्ट,
रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब रिलीजन तुम्हारा धर्म, रेस मतलब तुम कहाँ से आते हो। सपोज करो कि मुंबई में तुम रह रहे हो और तुम हो झारखंड से, तुम मुंबई में रह रहे हो, तुम हो झारखंड से, तो मुंबई में कोई आदमी तुमको ये नहीं कह सकता है तुम सिर्फ झारखंड से हो तो हम तुमको यहाँ पे पानी नहीं पीने देंगे या फिर हम तुमको इस नदी में नहाने नहीं देंगे, ये नहीं कह सकता है कोई, ठीक है। तो ये है कि किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार का भेदभाव फेस नहीं करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। कास्ट का मतलब ऑब्वियसली धर्म, जाति, और सेक्स का मतलब मेल या फीमेल, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको डिसेबिलिटी या फिर भेदभाव कहीं फेस नहीं करना पड़ेगा, ये कहा है आर्टिकल 15 में। अब पहले क्या होता था कि पहले सपोज करो कहीं कुआं है तो वहाँ दलित लोग जो होते थे, आदमी लोग उस लोगों को कुआं से पानी तक नहीं पीने देते थे कि तुम लोअर कास्ट के हो तो तुमको नहीं पीने देंगे। उस चीज को सही करने के लिए आर्टिकल 15 आया। फिर आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 समझ गए। 14 में राइट टू इक्वालिटी, 15 में भेदभाव किसी को नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि जॉब्स, ठीक है। आर्टिकल 16 बात करता है जॉब्स का, कि सरकार, प्राइवेट बॉडी का बात नहीं हो रहा है, सरकार जॉब देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी को भी जॉब देने में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। हम हैं, तुम हो, अगर जॉब आ रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ तुम्हारे लिए आएगा, सिर्फ मेरे लिए आएगा, सबके लिए जॉब आएगा। नॉर्मल कंपटीशन है, आदमी करो। सपोज करो अग्निवीर का रैली है, अग्निवीर का रैली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो फलाने आदमी फलाने जगह से या फलाने आदमी फलाने कास्ट के हैं सिर्फ उनके लिए आएगा, नहीं, राइट। तो ये हो गया कि सरकार जॉब देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों का एक एक्सेप्शन भी है, ये दोनों का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मतलब कुछ चीजों में ये दोनों लागू नहीं है। क्या है वो चीजें, बताओ। आर्टिकल 15 क्या था? किसी को कोई भेदभाव नहीं होगा, सरकार भी भेदभाव नहीं करेगा और आदमी भेदभाव नहीं करेगा। और ये है कि सरकार किसी को नौकरी देने में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों का एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? है रिजर्वेशन। क्या है? यहां सरकार ये तो बोला कि नौकरी देने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन लोग का कट ऑफ कम जाता है बहुत, ये तो थोड़ा तो भेदभाव हो रहा है ना। लेकिन उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कारण है कि वो लोअर कास्ट इतने अभी बराबर, इतने मतलब उन लोग अच्छे हो ही नहीं पाए हैं, इतने उन लोग समृद्ध नहीं हो पाए हैं कि उन लोग हम लोग से या फिर कोई अपर कास्ट के आदमी से बराबरी करके एक साथ आ पाए। तो उन लोग को पुश करने के लिए, उन लोग ऊपर आए, इसके लिए उन लोग को रिजर्वेशन दिया गया है। कि सपोज करो हम पढ़ रहे हैं, मेरे पास लैपटॉप है, टैबलेट है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, कोचिंग है, सब है, ठीक है। लेकिन यही झारखंड के कोई आदिवासी गांव का कोई बच्चा है, एसटी बच्चा है जो कि पढ़ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। तो अब हम लोग दोनों का अगर कट ऑफ 200 चला जाए तो ये तो फेयर नहीं होगा। तो इसीलिए कोई एग्जाम में मेरा कट ऑफ 200 जा रहा है तो वो बच्चे का, जो एसटी बच्चा है, उसका कट ऑफ 115 जा रहा है, कि एटलीस्ट हमको सब फैसिलिटी मिल रहा है तब मेरा कट ऑफ जा रहा है, तो उसका एटलीस्ट थोड़ा बढ़िया हो सके। समझ गए? ओके। तो आर्टिकल 16 जॉब्स के बारे में। 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, कानून के अंदर में सब बराबर है। 15 क्या कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है कि जॉब में कोई भेदभाव नहीं करेगा सरकार। फिर आर्टिकल 17 का हम बात करें, आर्टिकल 17 का बात करें तो आर्टिकल 17 बात करता है अबाउट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? छुआछूत। पहले था कि ये तो नीच जात का है, इसको मत छुओ, ये तो मतलब कोई ऐसे दलित है उसको मत छुओ, उसको छूने से पाप लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी अब एक क्राइम है। अगर कोई अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है या ऐसे बोलता है कि फलाना आदमी फलाने जात का है इसलिए उसको दूर से दूर रहो, उसको मत छुओ, तो वो एक क्राइम है, उसके लिए तुमको सजा हो सकती है, ठीक है। समझ गए? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए पूरी तरह से। और आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स, ऑफ रॉयल टाइटल्स। अब पहले क्या होता था कि कहीं का राजा कोई है तो महाराजा धीराज राजा पधार रहे हैं, होता था ऐसे। अब ये नहीं कर सकते हो। अगर तुम फॉर्म भर रहे हो, थैंक यू सर, अगर तुम अपना फॉर्म भर रहे हो, कहीं कोई एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, उसमें नाम देखना, नाम के आगे सिर्फ तुम मिस्टर, मिसेस ऐसा कुछ लगा सकते हो, श्री या श्रीमती लगा सकते हो, या तो तुम्हारा कोई अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर, डॉक्टर अगर कोई है तो वो अपने नाम के आगे हमेशा डॉक्टर लिखवाता है ना।
कोई आर्मी का जवान है या आर्मी का ऑफिसर है, वो अपने नाम के साथ लेफ्टिनेंट, कैप्टन या ब्रिगेडियर सर है, ब्रिगेडियर सर अपने नाम के आगे हमेशा ब्रिगेडियर लगाते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर सर का नाम बीजी पाठक सर है, बट वो अपने नाम के आगे हमेशा ब्रिगेडियर लगाते हैं क्योंकि वो उनका रैंक था, वो उनका डिस्टिंक्शन था, ठीक है। लेकिन लेट से कि ब्रिगेडियर सर अगर कहीं के राजा होते तो अपने नाम कैसे ऐसे नहीं लगाते कि राजा ब्रिगेडियर, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नहीं लगा सकते हो तुम, ठीक है। रॉयल टाइटल जितने भी हैं, रॉयल टाइटल्स तुम कहीं ऑफिशियल वर्क में नहीं लगा सकते हो, अनऑफिशियली ऑब्वियसली लगा सकते हो, बट ऑफिशियल काम में, सरकारी काम में कहीं रॉयल टाइटल नहीं लगा सकते हो। तो ये हुआ हमारा राइट टू इक्वालिटी। जैसा कि बताए थे, ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, हम लोग सारा पढ़ लिए। 14 में राइट टू इक्वालिटी, 15 में कि कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, 16 जॉब्स के बारे में, 17 अनटचेबिलिटी के बारे में, 18 की रॉयल टाइटल। रॉयल टाइटल का मतलब राजा महाराजा ये सब नहीं लगा सकते हैं। ये पांचों समझ गए? ओके गुड, इन पांचों में कोई डाउट? ठीक, आगे आते हैं आर्टिकल 19। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी। हर आदमी के पास बहुत सारे चीजों का आजादी है। किस किस चीजों का आजादी है? इसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आता है। किस किस चीज का आजादी है? तो सबसे पहले आर्टिकल 19 कहता है कि, अच्छा आर्टिकल 19 को ये कर लेना, बुक में लिखा हुआ होगा तुम्हारे, आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19, इसको स्टार मार्क करो और बगल में लिखो लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 जो है संविधान का लॉन्गेस्ट आर्टिकल है, सबसे लंबा आर्टिकल है, लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 19 देता है तुमको राइट टू फ्रीडम। राइट टू, अब ये 3 तरह के फ्रीडम देता है आर्टिकल 19, सॉरी 6 तरह का फ्रीडम देता है। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब तुमको बोलने का हक है, ठीक है। तुम अगर कुछ बोलना चाहते हो, तुमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम अगर कुछ पोस्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तुम अगर कोई न्यूज़पेपर रिलीज करना चाहते हो, उससे तुमको कोई नहीं रोक सकता, राइट? अगर तुम इंस्टाग्राम पे जो भी चाहो पोस्ट कर सकते हो ना। तो ये हो गया राइट टू फ्रीडम। पहला हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। ऐसा होता है कि सपोज करो कि कोई सरकार कोई नियम लाया, अभी किसान कानून आया था तो याद है, फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, पूरा एकदम पंजाब का पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए वो प्रोटेस्ट। ऐसा नहीं है कि दंगा कर रहे हैं, सरकार का गाड़ी फूंक दी, ये सब नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट। तीसरा है कि तुम अपना ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो। तो सुने होगे वर्कर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, फार्मर यूनियन, सुने हो ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब तुम अपना बना सकते हो, उसका भी आज़ादी है। तुम भी अगर आज चाहो, तुम अगर बालिक हो तो तुम चाहो तो कल उठ के अपना एक नया पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकते हो, तो उसका तुम्हारे पास आज़ादी है, ठीक है। उसका चौथा आज़ादी है कि तुम कहीं घूम सकते हो, पूरे भारत में तुम कहीं पे भी घूम सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अगर हम झारखंड के, हम चाहें कि मुंबई घूम के आए, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो मेरा आज़ादी है, मेरा हक है वो। पांचवा है कि तुम जहां चाहो वहां सेटल भी हो सकते हो। अगर हम चाहें कि हम उत्तराखंड में जाकर सेटल होकर अपना घर बना लेंगे, उसको भी कोई नहीं रोकेगा। लास्ट है कि तुम जो जॉब चाहो वो जॉब कर सकते हो। तुमको फौज में जाना है, तुम फौज में जा रहे हो, तुमको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना, कोई तुम पे कंपल्शन नहीं डाल सकता है कि तुमको यही नौकरी करना है, ठीक है। उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। समझ गए? आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम है ये, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हम लोगों को जुडिशरी से बचाता है। बेसिकली एग्जैक्टली ये नहीं है, बट समझा रहे हैं क्या है। प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशरी। ये क्या होता है कि सपोज करो तुम लेट्स से तुम कोई क्राइम कर दिए, ठीक है, तुम कोई क्राइम कर दिए। अब उस क्राइम का अगर आज सजा 10 साल है और तुमको आज सजा मिल गया कि 10 साल के लिए तुम जेल में जा रहे हो, और कल उसका सजा बढ़ के 12 साल हो गया उसी क्राइम का। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जेल में हो उस सजा के लिए, तुमको 10 साल का सजा मिला है, कल उसका सजा 12 साल हो गया, लेकिन फिर भी तुमको 10 ही साल काटना है, तुम्हारे लिए वो 12 साल नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि अगर तुम कोई क्राइम कर दिए, तुमको उसके लिए जेल हो गया, तुम अपना जेल कंप्लीट कर लिए, बाहर निकल गए, तुमको उसी क्राइम के लिए वापस से जेल में नहीं डाला जा सकता है, समझ गए। सेम क्राइम के लिए तुमको 2 बार जेल नहीं हो सकता है। सपोज करो तुम चोरी किए, तुमको 2 महीना का जेल हो गया, तुम जेल करके वापस आए, कोई तुमको फिर ये नहीं कह सकता अरे ये तो फलाने दिन चोरी किया था तो इसको जेल में डालो, नहीं, वो गलत होगा। और तीसरा है कि तुमको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर, पुलिस होता है ना मारपीट करता है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, तो वो पुलिस नहीं कर सकता है, समझ गए।
आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 20 हम लोग को जुडिशरी से प्रोटेक्ट करता है कि किसी क्राइम के लिए 2 बार सजा ना मिले, जितना सजा है उतना ही सजा रहे, कोई तुमको मार पीट के तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को मजबूर ना करे। समझ गए? ओके, आगे आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लिव। राइट टू लिव, लिव का मतलब जीना विथ डिग्निटी। ऐसा नहीं है कि तुम जी रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम जी रहे हो मतलब कैसे भी तुमको हम मजदूर बना के रखें, तुमको अपना गुलाम बना के जिया रहे हैं, नहीं, तुम्हारे पास डिग्निटी मतलब वो तुमको क्या, उसको हिंदी क्या होता है डिग्निटी का, तुम्हारे पास एक हाँ आज़ादी नहीं, बेसिकली तुम्हारे पास एक उससे जीने का हक है, एक अच्छा लाइफ जीने का हक है। ऐसा नहीं कि तुमको कैसे भी जीवा रहे हैं, डिग्निटी से जीने का हक है, मतलब एक रिस्पेक्टफुल, एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम तो सपोज करो कि तुमको अपना स्लेव बना लिए हैं और तुमको ऐसे नंगे दौड़ा रहे हैं स्ट्रीट पे, नहीं, वो तुम्हारा आज़ादी नहीं आएगा वो लेकिन उस समय जिंदा तो उसमें भी तुम हो, लेकिन तुम्हारा उसमें डिग्निटी हैम्पर हो रहा है। तो तुम्हारे पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है, ठीक है, कि तुम रिस्पेक्ट अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहे हो। ठीक है, इसमें बहुत सारा राइट आता है कि तुमको अच्छा सांस लेने का हक है, तुमको सही खाना खाने का हक है, सही पहनने का हक है, अच्छा जॉब करने का हक है। हक है, अब तुम नहीं कर रहे हो अलग बात है, बट हक तुम्हारे पास है वो। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू लिव। इसी में आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, तो अगर एग्जाम में आए कि राइट टू एजुकेशन कहाँ है, तो वो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। राइट टू एजुकेशन का मतलब तुम्हारे पास पढ़ने का हक है। इसीलिए देखोगे सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है 10वां क्लास तक, एलिमेंट्री एजुकेशन 8वां क्लास तक या 10वां क्लास तक सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है ना। उसके पीछे का रीजन यही है कि राइट टू एजुकेशन है तुम्हारे पास। समझ गए? अब आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या हुआ? पुलिस तुमको पकड़ के नहीं लेके जा सकता है, उसके खिलाफ, उसके लिए तुम्हारे पास राइट है। पुलिस अगर तुमको पकड़ने आ रहा है तो उसको तुमको कारण बताना पड़ेगा पकड़ने का, उसके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए तुमको पकड़ने के लिए, तभी वो तुमको पकड़ के लेके जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी के घर में घुस गया और पकड़ के ले गया तुमको। वो याद है 1919 में हम लोग पढ़े थे जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट पढ़े थे, याद है? रॉलेट एक्ट में था कि पुलिस कैसे ही पकड़ सकता है। पुलिस के पास ये हक नहीं है इंडिया में इसलिए हक नहीं है। यहाँ पे है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, कि पुलिस अगर आ रहा है मेरे को पकड़ने, उसका प्रॉपर वारंट होना चाहिए, प्रॉपर कारण होना चाहिए, तब वो मेरे को पकड़े। और अगर पकड़ भी लेगा तो उसके 24 घंटा के अंदर में हमको कोई जज के सामने वो पुलिस पेश करेगा, फिर जज डिसाइड करेगा कि इसको आगे वापस से कारागार में मतलब कारखाना में क्या उसको कहते हैं, जेल में डालना है वापस, या रिलीज कर देना। जज अगर बोल दिया कि इसको वापस छोड़ दो तो उसी को कहते हैं बेल मिलना। तो जज अगर बोल दिया कि छोड़ दो तो पुलिस तुमको पकड़ के नहीं रख सकता है। ये हो गया तुम्हारा राइट टू, ये सारा हो गया राइट टू फ्रीडम, आजादी। तुमको आजादी का हक है, फ्रीडम का हक है तुमको। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 चारों समझ गए। 19 राइट टू फ्रीडम है, तुमको सब चीज का हक, आजादी है। 20 है कि राइट फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशरी, मतलब कोई तुमको फालतू का अरेस्ट नहीं कर सकता, सॉरी कोई तुमको मतलब एक सजा के लिए, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता है। कोई तुमको तुम्हारे अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर, मारपीट के नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मानजनक जीवन जीने का हक है। और लास्ट आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब पुलिस जो है वो तुमको बिना कारण के नहीं पकड़ सकता है। समझ गए? आगे आते हैं हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या हुआ? किसी को पीड़ित करना। ठीक है, तो पीड़ित होने के अगेंस्ट तुम्हारे पास हक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो। बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी होता है ना कि तुमसे साइन करवा लेगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जबरदस्ती, कि 10 रुपये प्रति घंटा पे तुमसे काम करवाएंगे और एक दिन में 15 घंटा काम करवाएगा, 9 घंटा दे देगा तुमको रेस्ट करने, 15 घंटा काम करवा रहा है, 20 घंटा काम करवा रहा है, तो वो होता है बंधुआ मजदूरी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक होता है, एक चीज होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब किसी आदमी को पकड़ के किडनैप करके दूसरे देश में बेच दिया मजदूर बना के या गुलाम बना के, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 ये कहता है। आर्टिकल 24 कहता है
कि जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से कम के, बिलो 14 ईयर्स, छोटे बच्चे हैं 14 साल से कम के, उन्हें हार्मफुल फैक्ट्रीज में, अरे बंद हो गया ये कोई, उन्हें हार्मफुल फैक्ट्रीज में, हार्मफुल इंडस्ट्री में, हार्मफुल फैक्ट्री मतलब क्या, पहले बच्चा लोग को क्या करता था कि बारूद का कारखाना में वो भेज देता था, बारूद का कारखाना में भेज देता था, काम करने भेज देता था। अब बारूद का कारखाना तो बहुत हार्मफुल है ना बच्चा लोग के लिए, बड़ा लोग के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि बच्चा लोग का उंगली पतला पतला होता है तो वो आसानी से वहाँ अच्छा काम कर लेता है। लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते हो। बच्चा लोग हाँ नॉर्मल काम करा तो घर पे अगर कोई बच्चा से काम कर रहा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हार्मफुल कारखाना में वैसा जहाँ पे 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट इवन होटल में, ढाबा उबा में बच्चा नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। उसके बाद फिर आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, मतलब आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये चारों तुमको रिलीजन का हक देता है। मतलब राइट टू रिलीजन, मतलब तुमको जो भी धर्म मानना है, जो भी फेथ मानना है, जो जिसको पूजा करना है, जिसका पूजा करना है, तुम फ्री हो। तुमको भगवान में मानना है भगवान में मानो, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, जिसमें मानना है उसमें मानो। तुमको अल्लाह में मानना है अल्लाह में मानो, तुमको जीसस क्राइस्ट में मानना है जीसस क्राइस्ट में मानो। वो तुमको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम पर्टिकुलर इसे मानो, सरकार तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 यही कहता है कि, आर्टिकल 25 यही कहता है कि तुमको कोई पूजा करने या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है, समझ गए। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि तुमको कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, समझ गए। ओके आर्टिकल 25 हो गया, तुमको कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 25 हो गया ये। आर्टिकल 26 ये कहता है कि तुम अगर किसी धर्म को मान रहे हो, तुम अगर किसी धर्म को मान रहे हो तो तुम उस धर्म का मंदिर, उस धर्म का, सपोज करो कि हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो हम उस धर्म का मंदिर, उस धर्म का यात्रा होता है ना, निकलता है ना जुलूस, वो सब हम फ्रीली कर सकते हैं। उसका आज़ादी है मेरे पास कि हम वो सब चीज़ आराम से अपना फ्रीली कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में है, ठीक है। आर्टिकल 27 में क्या है कि सरकार बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार अपना टैक्स का पैसा, सरकार को हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार जितना भी काम कर रहा है, सपोज करो कि हेमंत सरकार मैया समान योजना लाया, कहाँ से लाया, उसका पैसा कहाँ से आया, हम लोग उसको टैक्स दिए तब ना पैसा आया। तो सरकार अपना टैक्स का पैसा किसी भी धर्म का प्रमोशन पे खर्च नहीं करेगा। सरकार अपना टैक्स का पैसा किसी भी धर्म के प्रमोशन पे खर्च नहीं करेगा। अब सपोज करो कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर आदमी लोग, जितने आदमी लोग थे पूरे देश भर में, सब चंदा जमा किए, दिए उसको, तब वो मंदिर बना, ठीक है। लेकिन अगर ये होता कि सरकार ही 10,000 करोड़ दे दी, आप ही बना लीजिए, सरकार का पैसा से मंदिर बन जाता, तो वो गैर संवैधानिक होता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, समझ गया। तो आर्टिकल 27 में यही कहता है कि सरकार टैक्स पेयर मनी को यूज नहीं करेगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 28 एक है, ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है और ये कभी पूछेगा भी नहीं तुम्हारे एग्जाम में, थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। आर्टिकल 28 ऐसा कुछ कहता है कि अगर कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है जो सरकारी है, अगर कोई स्कूल या कॉलेज है जो कि सरकारी है, तो वहां पे किसी भी धर्म का प्रमोशन नहीं होगा, वहां पे किसी भी धर्म का प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। सपोज करो कोई मिशनरी स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, तो क्रिश्चियन स्कूल अपने हिसाब से चला रहा है, वो क्रिश्चियन स्कूल वहां पे आवर फादर इन हेवन सब प्रेयर कराता है, क्रिश्चियन प्रेयर कराता है। कोई सपोज डीएवी है, मान लो डीएवी एक हिंदू मेजोरिटी स्कूल है, वो हवन कराता है हर समय। मदरसा है, मदरसा मुस्लिम लोग का चलता है, उन लोग अपना तालीम देता है, उन लोग अपना एजुकेशन देता है वहां पे। तो ये सब एक पर्टिकुलर धर्म का आदमी लोग ओन कर रहा है, ये प्राइवेट ही सब है, ये सब प्राइवेट है। मदरसा प्राइवेट है, तुम्हारा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट है, डीएवी प्राइवेट स्कूल है। लेकिन सरकारी स्कूल में जिस स्कूल को पूरी तरह से सरकार चला रहा है, उसमें कोई भी धर्म की बातें नहीं होंगी, ठीक है। कोई एक धर्म को वो स्कूल या कॉलेज प्रमोट नहीं करेगा। ये चारों क्लियर है। 25 में है कि तुमको जो धर्म को मानना है मानो। 26 में है तुमको तुम अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो।
अनटिल एंड अनलेस तुम दूसरे धर्म के भावनाओं को हर्ट ना करो, ठीक है। अब सपोज करो कि ऐसा है कि हम अपना जुलूस तो निकाल लिए, लेकिन जब दूसरे धर्म का जुलूस निकला तो हम उससे पत्थरबाजी शुरू कर दिए, तो वो गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि सरकार अपना टैक्स पेयर का पैसा से किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 में क्या है कि कोई भी सरकारी स्कूल कॉलेज ये सब धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। प्राइवेट वाला कर सकता है अपने हिसाब से, सरकारी वाला नहीं कर सकता है। चलो शाबाश। फिर आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। अब देश में कुछ माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। अब माइनॉरिटी दो तरह से होते हैं, एक होता है रिलीजन के बेसिस पे, एक होता है धर्म के बेसिस पे, और एक होता है लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। अब सपोज करो धर्म के बेसिस पे, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, फिर सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सब है ना। तो ये हो गए रिलीजियस माइनॉरिटी। हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है, बाकी क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये सब जितने हैं ये सब माइनॉरिटीज में हैं। तो ये हो गया रिलीजियस माइनॉरिटी। दूसरा है लैंग्वेज माइनॉरिटी। ऑलमोस्ट पूरे भारत में कौन सा एक भाषा है जो बोला जाता है? हिंदी। ऑलमोस्ट हर जगह अगर तुम हिंदी बोलोगे तो मेजॉरिटी लोग समझ जाएंगे। लेकिन हिंदी के सिर्फ हिंदी ही तो भाषा नहीं है, मराठी है, झारखंड में संथाली है, खोरठा है, तुम्हारा साउथ में चले जाओ तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, उर्दू है, बहुत सारा भाषा है। तो ये भी है कि अपना भाषा के बेसिस पे भी माइनॉरिटी होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई आदमी अपना, अगर उसका धर्म है, कोई भी धर्म है या फिर कोई भी भाषा है जो कि यूनिक है, तो वो उसको प्रिजर्व कर सकता है। प्रिजर्व मतलब क्या है? उसको बचा के रख सकता है, उसको संयोजित करके रख सकता है, समझ गए। ये है आर्टिकल 29 में कि कोई भी आदमी जिसका धर्म भाषा ऐसा है जो माइनॉरिटी है। अरे शिट यार, जस्ट अ सेकंड, ओहो एक सेकंड रुकना सर। कोई भी ये है, सपोज करो कि बंद ही कर बेटर है। हाँ, तो कोई भी धर्म है, कोई भी भाषा है, वो उसको बचा के रख सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है, समझ गए। पहला ही आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि सरकार भी ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को फंड करेगा, ठीक है। सरकार ऐसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को फंड करेगा। मतलब सपोज करो कि मुस्लिम है, मुस्लिम भी एक तरह से माइनॉरिटी है देश में। अब तो मान लो 25-26% उन लोग का आबादी हो गया, बट एक तरह से तो माइनॉरिटी है, हिंदू के बाद ही आता है उन लोग। तो उन लोग का मदरसा चल रहा है, तो सरकार मदरसों को कुछ पैसा देगा ताकि वो लोग अपना जो ऑपरेशन है उसको अच्छे से चला सके, समझ गए। तो ये था आर्टिकल 30। अभी तक 5 पढ़े, राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक सब याद है। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड हम लोग पढ़े हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो, किसी को बेच नहीं सकते हो, स्लेव ट्रेड नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। फिर पढ़े राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, और लास्टली पढ़े राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, अपना प्रिजर्व करके रख